चलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर मैंने खुद से बनाया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि घनकोण का मात्रक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, दूसरा आपको देखते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आई होप कि आपको पता होगा, पारसेक होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया घनत्व की विमा बताएं। घनत्व की जो विमा होती है दोस्तों, वो होती है आपकी ये वाली, यानी कि ML की घात -3, ये होती है आपकी घनत्व की विमा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो आपकी ये संवेग है, संवेग का मात्रक क्या होता है। तो संवेग का मात्रक देखिए पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे इसका मात्रक जो है भैया वो है ग्राम, ये वाला आपका ये वाला मात्रक है इसका, यानी कि ग्राम सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेग की विमा क्या होती है। आवेग की विमा, तो देखिए दोस्तों, आवेग की जो विमा होती है वो होती है आपकी ML की घात -1। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बल का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है। बल का मात्रक जो होता है वो CGS पद्धति में क्या होता है। तो देखिए, बल का मात्रक जो CGS पद्धति में होता है वो होता है भैया ये वाला आपका डाइन होता है, आपको पता होगा, आई होप डाइन होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप जरा इनको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आई होप कि आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ये अब देखिए दोस्तों, पारसेक मात्रक को परिभाषित करना है, और ये आपको 2 नंबर में है, तो आप 2 नंबर के हिसाब से इसको करोगे। तो देखिए, पारसेक मात्रक जो होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। 3.084 इंटू 10⁻16 कितनी होती है भैया, 16 होती है आपकी, 16 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, 16 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सदिश राशियाँ तथा अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनके परिमाण के साथ साथ व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, और अदिश राशियाँ वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक या मात्रक सदिश को परिभाषित करें। एकांक या मात्रक सदिश को परिभाषित करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, एकांक या मात्रक सदिश वह होता है, यानी वह सदिश जिसका जो परिमाण होता है वो इकाई होता है। इकाई सदिश या मात्रक सदिश, एकांक सदिश, तीनों यही कहलाता है। कोई भी आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को लिख देना है सीधे। सदिश की अदिश गुणा को परिभाषित करें। तो देखिए, सदिश की जो अदिश गुणा होती है, इसे वेक्टर गुणा भी, इसे आपको वेक्टर गुणा भी कहा जाता है। ठीक है, सदिश स्केलर गुणा कहा जाता है, यानी कि जो सदिशों की जो अदिश गुणा होती है उसे स्केलर गुणा भी कहते हैं। और ये क्या होती है भैया कि दोनों वेक्टरों के मापांक तथा कॉज उनके गुणनफल के कॉज थीटा, ठीक है, कॉस थीटा गुणनफल के बराबर होती है। कौन सी गुणा होती है भैया, वो आपकी अदिश गुणा होती है। यानी कि आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है। प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, एक कोई पिंड है, उसे ऊर्ध्व दिशा में ना फेंक कर किसी अन्य कोण पर फेंका जाए, तो फेंका गया जो पिंड होता है वो आपका प्रक्षेप कहलाता है, और जो पिंड द्वारा जो गति होती है वो आपकी कैसी होती है भैया, प्रक्षेप गति कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जड़त्व क्या होता है। तो प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। अब देखिए, इसमें केवल जड़त्व पूछा है, जड़त्व के प्रकार नहीं पूछे हैं, तो हमें लिखना भी नहीं है। ठीक है, जब पूछेगा तब हम लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आवेग को परिभाषित करें। तो किसी वस्तु पर बहुत ही लगाया गया बल तथा न्यूनतम समय के लिए लगाया गया बल। ठीक है, किसी वस्तु पर बहुत ही न्यूनतम समय के लिए लगाया गया बल, और तो उन दोनों का जो बल होगा और जो न्यूनतम समय होगा उसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आवेग कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में हम इम्पल्स बोलते हैं। अब आवेग का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन सेकेंड होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एफ बराबर डेल्टा टी होता है, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है आवेग का। अब बात करते हैं कार्य क्या होता है। तो बल तथा विस्थापन की अदिश गुणा कार्य कहलाती है। ठीक है, या किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा व्यय ऊर्जा उसका कार्य कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल इस बारी पे ज़्यादा फोकस करना कि किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल तथा विस्थापन की अदिश गुणा का
अदिश गुणा का गुणन जो भी होगी, अदिश गुणा वो कार्य कहलाएगी आपकी। कार्य का मात्रक भी पूछ लेता है तो वो जूल होता है। देखिए इसमें पूछ भी रखा है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। संवेग क्या है, इसका मात्रक लेंगे। तो किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसका वेग, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम जिसे बोलते हैं। मोमेंटम P बराबर mv, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो, हाँ, इसका मात्रक लिखे। संवेग का मात्रक भी पूछ लेता है, तो संवेग का मात्रक मैंने बताया mv, यानी कि न्यूटन और आपका जो भी है मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकेंड, आप आराम से इससे इतना ही हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हाउस पावर में कितने वाट होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक हाउस पावर में 746 वाट होते हैं, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आता है गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, ठीक है। तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की उत्पन्न क्षमता जो होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है K बराबर 1/2 mv², ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या है तथा जी के मान की विवेचना करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु में, ठीक है, कोई वस्तु गुरुत्व में मुक्त रूप से गति करती है तो उसका जो त्वरण होता है वो भैया गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश कोण पर जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। और यदि ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए स्थान बदलेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है, और ये एक सदिश राशि है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु को दी गई ऊर्जा या वह वेग जो वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकाल दे, यानी कि वस्तु गुरुत्व से बाहर निकल जाए, वस्तु पृथ्वी पर लौटकर वापस ही ना आए, तो ऐसा वेग या वस्तु को दी गई ऊर्जा उसकी पलायन ऊर्जा या पलायन वेग कहलाती है। पलायन नाम से ही इसकी परिभाषा मिल रही है, पलायन यानी कि पलायन कर जाओ यहां से, ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो गुरुत्व में स्थित किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बल, ठीक है, गुरुत्व में स्थित किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है F/m, ठीक है। यानी इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो भी है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एकांक द्रव्यमान का पिंड होता है, तो ये क्या होगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होगा इसका मात्रक, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या है, ठीक है। तो वे उपग्रह जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय वेग से चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनका जो उपयोग होता है वो किसमें किया जाता है भैया, मौसम की जानकारी देने के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान रखें, बस इतनी बात। अब जी तथा जी में संबंध लिखें। तो ये संबंध लिखना, देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको आपको किस तरीके से लिखना है, इसके लिए आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पता होना चाहिए, जो कि होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2/r², ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा जब F को आप क्या करोगे, mg, यानी कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो इसको जब आप F बराबर mg यहाँ पे लगाओगे, F बराबर mg, तो F की जगह पे हम mg लिख देंगे। तो mg लिखने से क्या होगा, mg लिखने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, mg लिख दिया मान लो, और यहाँ पे क्या था, m1 m2/r², ये है, और यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल जी है। तो ये देखो जरा, अगर मैं m कर दूं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पृथ्वी का द्रव्यमान ले लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई पिंड का द्रव्यमान ले लिया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा Gm/re², ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, Gme, यानी कि हमारे पास बचेगा Gme बराबर Gre²। तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण और मतलब कैपिटल G और G में संबंध, यानी कि Gme बराबर Gr², ठीक है, ये संबंध आता है, ये वाला है Gr² बराबर Gme, ये आपका आता है निकल के संबंध।
समझ गए दोस्तों? आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हमारे पास कि 50 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है। यानी 50 किलो का एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि आप अब खुद को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, ऊंचाई पर चढ़ोगे तो सीढ़ी का इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा, गुरुत्व द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। एक बात ध्यान रखना, जब आप पृथ्वी से ऊपर चढ़ोगे तो देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आप पर कार्य करेगा जरूर से जरूर। तो वो जो कार्य करेगा पृथ्वी का, जो गुरुत्व द्वारा किए गए कार्य को, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल आप पर कितना क्या कार्य कर रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो गुरुत्व द्वारा किए गए कार्य की, क्योंकि आप स्थितिज ऊर्जा में होंगे, स्थितिज ऊर्जा से किस में परिवर्तित होंगे आप, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होता है U बराबर mgh। U बराबर mgh जैसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे तो U बराबर हमारा m यानी कि द्रव्यमान आ जाएगा, जो कि 50 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपका व्यक्ति कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहा है भैया, h ऊंचाई पे चढ़ रहा है, और 9.8 आपकी गुरुत्वीय त्वरण लग जाएगी। इतनी वैल्यू लगाने के बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं पारसेक का मान परिकलन करें। देखिए पारसेक का मान परिकलन करना मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। इसका जो मान है वो इस सूत्र से निकलेगा। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या से निकलेगा दोस्तों आपका ये मान। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या से निकल आएगा। अब कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, ये जो चाप होता है ना, ये दो ग्रहों के बीच की दूरी होती है। यानी कि आप सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ले सकते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी ले सकते हैं, और ये कितनी होती है, एक खगोलीय मात्रक होती है, यानी 1.4960 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। इतनी बात याद रखनी है। जब इतनी बात याद है तो आगे तो हमारा काम हो गया भैया, बहुत आसान हो गया। यहाँ पे चाप की वैल्यू पुट कर दो, त्रिज्या क्या करोगे, अब देखो त्रिज्या ही हमें निकालनी होती है, ये बात ध्यान रखना भैया। पारसेक जो मात्रक होता है वो त्रिज्या ही होती है, त्रिज्या हमें निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को यहाँ पे ले जाएंगे, कोण को यहाँ पे ले आएंगे। तो जैसे ही हमने ये किया तो हमें कोण निकालना होगा। अब एक सेकंड में कितना कोण बनेगा आपका, 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री में आपका कितना कोण बनेगा, देखिए पहले 1 मिनट होता है, 1 मिनट में बना कोण 1/60। ठीक है, अब देखिए 1/60 में क्या बनेगा, ठीक है, तो 1/60 गुणा 1/60 गुणा पाई 180 बटे, मतलब पाई बटे 180 रेडियन। ये जब वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी भैया, और इसको पेपर में सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से, जो कि आएगी आपकी 3.084, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इंटू 10⁻16। ठीक है, ये आएगी वैल्यू आपकी। चलिए उसके बाद संवेग संरक्षण के नियम की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। कैसी होती है भैया, बाह्य बल के बराबर। अब बाह्य बल के बराबर यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, मैं जब तक उस पर बल नहीं लगाऊंगा तब तक वो इधर उधर हिलेगी नहीं। मान लीजिए आप खड़े हो, मैं आपको जब तक धक्का नहीं मारूंगा तब तक आप नीचे नहीं गिरोगे। उसी प्रकार से है संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि जब तक आप किसी वस्तु पर बल आरोपित नहीं करोगे तब तक उसका संवेग संरक्षित रहेगा। अब देखिए संवेग संरक्षण, संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो तब तक जीरो रहेगी, यानी dp/dt बराबर df। यानी कि जब तक हम f बराबर 0 न्यूटन अगर हम ले लें तो भैया dt उसकी गुणा में चला जाएगा, f की गुणा में, f 0 न्यूटन है तो dt गुणा में 0 चला जाएगा। तो यानी कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो 0 हो जाएगी। जब दर 0 है तो संवेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, यानी संवेग संरक्षित रह रहा है। कब रह रहा है, जब f बराबर 0 न्यूटन होगा। ठीक है, उसके बाद जड़त्व तथा उसके प्रकार का वर्णन करो। अब ये क्वेश्चन आया लॉन्ग में हमारे पास, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और है, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन के 3 गति विषयक नियम है, तीनों को मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। तो पहला है आपका जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरा आता है आपका भैया बल का नियम। ठीक है, बल का नियम, तीनों देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है भैया आपका, दो नियम, एक जड़त्व का नियम हो गया, बल का नियम हो गया, और तीसरा आता है आपका, तीसरा लास्ट है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिया प्रतिक्रिया। मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी था।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बस इन तीनों नियमों को इसमें लिख दीजिएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल विस्तार से आप इसको लिख दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जड़त्व तथा उसके प्रकार की व्याख्या करें। तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का यह गुण जड़त्व का गुण कहलाता है। अब वस्तु के जो जड़त्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दिशा का जड़त्व, ठीक है, गति का जड़त्व, और भैया किस एक और होता है आपका जो होता है भैया सीधे स्थान, मतलब स्थिति स्थान, मतलब जैसे नॉर्मल होगा बिल्कुल, यानी कि एक जगह स्थिर रहने वाला जो जड़त्व होता है वो, ठीक है, यानी कि विराम का जड़त्व जैसे हम कहते हैं। यानी कि 3 प्रकार का जड़त्व होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्थिति जो मतलब एक प्रकार से आपका विराम का जड़त्व, ठीक है, किसका भैया? विराम का जड़त्व, ठीक है। दूसरा किसका होता है? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। फिर तीसरा होता है आपका भैया दिशा का जड़त्व। अब इनके एक एक उदाहरण जरा देख लीजिए। विराम अवस्था का जड़त्व जो होगा, मान लीजिए आपका शरीर विराम अवस्था में है। कैसे है? देखिए, मान लीजिए आप कार में बैठे हुए हो और कार में आप क्या है कि आप एकदम रुके बैठे हुए हो आराम से, कार चल नहीं रही है अभी, आप कार में बैठे हुए हो और कार एकदम से चल पड़े तो क्या होगा? आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा, तो ये विराम का जड़त्व है। वहीं गति के जड़त्व की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप क्या है कि ट्रेन में बैठे हुए हो, अब आपका स्टेशन आ गया, ठीक है, आप थोड़ी सी क्या करिए कि जल्दी नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए लेट हो गए, यानी कि आपने स्टेशन पे उतर नहीं पाए, आप थोड़ा सा लेट हो गए, ट्रेन चलने लगी, तो आप जैसे ही ट्रेन मतलब उतरोगे, रेल से जैसे ही आप उतरोगे तो आप एकदम नहीं रुक सकते, आपको थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। वो चलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपका शरीर जो होगा वो गतीय अवस्था में होगा, और आपका शरीर का जो जड़त्व का नियम होता है वो क्या कहता है कि अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब आप गतीय अवस्था से एकदम अगर विराम अवस्था में आना चाहोगे तो नहीं आ सकते ना, गिर जाओगे। तो वही है यहाँ पे गति के जड़त्व। अब इसका एक नॉर्मल उदाहरण ये भी ले सकते हो आप कि आप मान लीजिए बस में बैठे हुए हो और बस चल रही है, यानी कि शरीर भी आपका गति अवस्था में और बस तो है ही ऑलरेडी गति अवस्था में। अब वो मशीन है तो वो जल्दी उसमें क्रिया हो जाएगी, वो जल्दी विराम अवस्था में आ जाएगी, लेकिन आप तो मशीन नहीं हो भैया, आप शरीर हो, नॉर्मल मानव ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तब तक तो आपका मुंह टूट सकता है, यानी कि जैसे ही वो एकदम ब्रेक मारेगा भचाक से आपका शरीर आगे जाके लगेगा सीट में, मुंह भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये आपके गति का जड़त्व। अब दिशा का जड़त्व, दिशा के जड़त्व की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, दिशा का जड़त्व क्या होता है? कोई मान लीजिए जैसे ये गाड़ी का टायर है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये गाड़ी का टायर है, अब ये टायर है तो आपने देखा होगा, मान लीजिए ये रोड है, अब इस पे कीचड़ पड़ा हुआ है, कैसा कीचड़ पड़ा हुआ है इस पे, तो ये जब टायर घूमेगा, ये टायर घूमेगा तो ये कीचड़ कुछ इस प्रकार से ऐसे करके हमारे ऊपर को आएगा। बट लेकिन क्या होता है, इस टायर के ऊपर से एक ऐसे टाइप से मडगार्ड लगा हुआ था, मडगार्ड इसे बोलते हैं, तो वो क्या करता है कि ये जो यहाँ से कीचड़ जाएगी तो वो इस तरीके से इसको घुमा देता है स्पर्श रेखा की तरह, स्पर्श रेखा की तरह बना देता है, जिससे हम क्या होता है भैया सनने से बच जाते हैं, यानी कि गंदे नहीं होते हैं, कीचड़ से बच जाते हैं सनने से। तो ये हो गया आपका किसका भैया? ये हो गया दिशा का जड़त्व। अब इस प्रकार से अब बात करते हैं पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध लिखो। सबसे पहले पलायन वेग की परिभाषा लिखो, फिर कक्षीय वेग की परिभाषा लिखो। दोनों में संबंध क्या होता है? जो आपका भैया पलायन वेग होता है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, जो पलायन वेग होता है आपका BE बराबर √2BO होता है भैया, ये होता है आपका संबंध, इतना सा संबंध है। अब इतने से संबंध को अगर आपको मान लीजिए 8-9 नंबर में देगा तो आप क्या करोगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पलायन वेग की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको कक्षीय वेग की परिभाषा लिखनी है। दोनों की परिभाषाएं लिखने के बाद फिर आपको इनका सूत्र से मतलब इनको कर देना है जिस तरीके से होता है। अब कैसे करके करेंगे भैया? देखिए मैंने बोला कि 2 गुना होता है, ये बात भी आपको लिखनी है कि जो भैया पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग के √2 गुना होता है। ये बात लिख के फिर आप क्या करोगे, कक्षीय वेग यानी कि मतलब जो आपका पलायन वेग होता है BO बराबर √2GRE, ये होता है आपका कक्षीय वेग। कक्षीय वेग इतना होता है, लेकिन √2 गुना जैसे हम लगा देते हैं इसमें तो ये आपका पलायन वेग हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी तल से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की विवेचना करें कि क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों क्या होता है जब। तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए दोस्तों होता ये है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या होता है, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा, वो डेरिवेशन भी आप बहुत आराम से कर लोगे। जो होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर मान लीजिए गुरुत्व है में कोई वस्तु है, तो बताओ भैया हम मान लीजिए किसी पिंड को अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर बढ़े
तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा और हम उसे निकालेंगे कैसे, और अगर नीचे जा रहे हैं तब हम कैसे करके निकालेंगे। तो बहुत ही ईजी होता है तो इसका डेरिवेशन। तो उसके लिए केवल आपको एक सूत्र याद रखना होगा, यानी कि F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। आई होप कि आपने गुरुत्वाकर्षण नियम को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर रखा होगा, यही होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर F को मैं क्या करूँ, F को मैं करता हूँ MA G M1 M2 अब R स्क्वायर। अब मैंने ये लिया। अब जरा यहाँ पे एक बात देखो, एक बात देखने लायक है। बताओ यहाँ पे ये क्या है, तो भाई बोलोगे आप ये त्वरण है। अब ये क्या है, ये भैया त्रिज्या है, और वो भी किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहीं पर देखो ना, संबंध मिल गया हमें यहीं पे, यानी कि जब पृथ्वी की त्रिज्या में, यानी कि जब दूरी बढ़ेगी तो त्वरण का मान कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है ना। त्वरण का मान आपका त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है तो भैया दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी कि जब आपका त्वरण बढ़ेगा तो भैया दूरी कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो आपका त्वरण बढ़ जाएगा, और दूरी ज़्यादा होगी तो त्वरण कम हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है, और यही संबंध से आपको 10 नंबर बहुत आराम के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये तो फर्स्ट केमिस्ट्री थी और इसमें इतना ही सब कुछ था। आई होप कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबर पा जाओगे। चलिए प्रतिबल का मात्रक दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो आपका होता है भैया बी वाला, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है भैया पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है दोस्तों, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से श्यानता गुणांक है, आई होप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ईटा होता है। चलिए, रो प्रदर्शित करता है भैया, रो क्या प्रदर्शित करता है, आई होप कि आपको पता होगा, घनत्व को प्रदर्शित करता है, ये बात है। चलिए, पृष्ठ तनाव की विमा लिखें भाई, पृष्ठ तनाव की विमा, तो ये सी वाली है पृष्ठ तनाव की विमा, ध्यान दीजिएगा सी वाली है। ठीक है, सी वाली है पृष्ठ तनाव की विमा। 5वें क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या कुछ भी नहीं होता है। तो भैया घटता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप होता है भैया, क्या होता है परम शून्य ताप, जल्दी से बताओ, 0 केल्विन होता है। ठीक है, घनत्व तथा आयतन में संबंध होता है, तो घनत्व और आयतन क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्टीफन का नियम देखिए क्या होता है भैया, स्टीफन का नियम होता है कि जो भैया आपकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी कि जो भैया उसके ऊष्मा की उत्सर्जन की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है भैया, परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम क्या होता है। समतापी प्रक्रम में भैया क्या चीज होगा कि आपका ताप स्थिर रहेगा। ठीक है, अब देखिए विरूपक बल तथा विकृति का मात्रक होता है या नहीं। विरूपक बल क्या है, तो किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो उसके आकार में परिवर्तन कर दे या उसका रूप बदल दे, वह क्या कहलाता है, आपका विरूपक बल कहलाता है। और देखिए दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, विकृति का मात्रक होता है या नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये विमाहीन राशि होती है। आप देखिए विकृति 2 प्रकार की होती है, यानी कि किसी वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अब विकृति या 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति और आयतन विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है भैया, लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई, यानी कि डेल्टा एल बटे एल। अब भले ही चाहे लंबाई थोड़ी हो या ज्यादा हो, भैया उसका मात्रक मीटर रहेगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसलिए भैया ये कैसी होती है, मात्रक, यानी कि मात्रकहीन राशि होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। तो किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल लगाने पर उसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो जाए, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा वो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, मैं अनुप्रतिबल लिख दे रहा हूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, बटे क्या होगा, विकृति होगी, यही वाली, ये होता है आपका। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति, ये क्या होता है आपका भैया, ये होता है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए अब बात करते हैं हुक का नियम क्या है भैया। हुक का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हुक का नियम, तो इसको देखना बहुत जरूरी है, और ये पेपर में मिल भी सकता है हुक का नियम। ठीक है, हुक का नियम देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। हुक का नियम क्या होता है, हुक वैज्ञानिक,
देखिए हुक का नियम क्या होता है, देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थता की सीमा में, ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा में आप किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, ठीक है, यानी विरूपक बल लगाने पे जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा वो उसमें विकृति के समानुपाती होगा। किसके? विकृति के समानुपाती होगा। ये बात आपको याद रखनी है। किसके समानुपाती होगा? विकृति के समानुपाती होगा, ठीक है, विकृति के समानुपाती होगा। यानी कि आपको मैं यहाँ पे अगर हुक का नियम लिखकर बताऊं तो ये होगा आपका प्रतिबल जो होगा, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल जो होगा वो समानुपाती होगा किसके? विकृति के। यानी कि जितना प्रतिबल लगाओगे वस्तु का आकार जो है, रूप जो है वो उतना ही बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम ये कांस्टेंट हटाएं तो भैया बराबर ई विकृति हो जाएगा। तो ई बराबर विकृति बटे प्रतिबल आपका आंसर हो जाएगा। ई बराबर विकृति बटे प्रतिबल। ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई बराबर विकृति बटे प्रतिबल, ठीक है, विकृति बटे प्रतिबल। ये आपका निकल के आता है किससे? आपके हुक के नियम से, ठीक है। यहाँ पे ई जो है ये, अब ये ई क्या है भैया? ई ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे है श्यानता द्रव तथा आदर्श। श्यानता तथा आदर्श द्रव क्या है? तो देखिए किसी वस्तु, किसी द्रव को किसी बर्तन में रखने पर हिला दें हम थोड़ी देर के लिए, तो जब वह वो क्या करेगा? कुछ समय पश्चात रुक जाएगा। तो द्रवों का यह गुण क्या कहलाता है? श्यानता गुण कहलाता है। अब आदर्श द्रव क्या होता है? तो वह द्रव जिसमें शून्य संपीड़ता तथा शून्य श्यानता का गुण पाया जाता है, आपका आदर्श द्रव कहलाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो द्रव सिकुड़कर अपना आयतन, द्रव सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल शून्य कर लेना चाहता है, जिसके लिए द्रव की परतों में मध्य एक बल लगता है जिसे पृष्ठ तनाव T कहा जाता है, जो कि T बराबर F/L होता है। अब इसकी आप व्यापक डेफिनेशन अगर इसके फॉर्मूले से निकालोगे तो वो निकलेगी कि एकांक लंबाई पर, ठीक है, एकांक लंबाई पर कार्यरत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि कैपिटल टी बराबर, ये आप लिख सकते हैं, कैपिटल टी बराबर F/L, ठीक है, ये वाला, ये आपका आ गया पृष्ठ तनाव भैया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा यानी डेल्टा क्यू, ठीक है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू जो होगी वो उसके द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि के समानुपाती होगी। यानी कि आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर, ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर m डेल्टा टी, लेकिन ये प्रोपोर्शनल होगी यानी कि समानुपाती होगी। ये क्या होगी? समानुपाती होगी। तो जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें डेल्टा क्यू बराबर एक फॉर्मूला मिल जाता है, डेल्टा क्यू बराबर Cm डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आपका विशिष्ट ऊष्मा का है। चलिए तो आई होप कि विशिष्ट ऊष्मा आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श कृष्णिका क्या है। तो देखिए आदर्श कृष्णिका वह, ठीक है, वह वस्तु, आदर्श कृष्णिका क्या होती है? ध्यान से सुनिए, वह वस्तु जो अपने ऊपर विकृत, ठीक है, अपने ऊपर विकृत मतलब अपने ऊपर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश को आपतित कर ले, मतलब अपने ऊपर अवशोषित कर ले अपने में, ठीक है। तो वह वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर ले वह आदर्श कृष्णिका कहलाती है। जैसे लैंप ब्लैक की कालिक और प्लेटिनियम की कालिक। तो समझ गए होंगे कि आदर्श कृष्णिका क्या होती है। तापीय साम्यावस्था क्या होती है? तो दोस्तों तापीय साम्यावस्था क्या होती है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में, जब दो वस्तुओं को जिनका ताप भिन्न भिन्न हो तो उन्हें सटा कर रख दें यानी पास पास रख दें, तो क्या होगा कि जिस वस्तु का ताप ज़्यादा होगा यानी जो वस्तु गर्म होगी वो ठंडी वस्तु को अपनी मतलब अब ऊष्मा देने लगेगी, यानी कि ताप आदान प्रदान होने लगेगा ताप का। तो ऐसे में क्या होगा कि एक जो गर्म वस्तु होगी उसका ताप कम होने लगेगा और जो मतलब जो आपकी ठंडी वस्तु होगी उसका ताप बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा और जो ऊष्मा का आदान प्रदान था ये रुक जाएगा। यानी कि ये ऐसी अवस्था जब आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? आपकी तापीय साम्यावस्था कहलाएगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है। तो देखिए जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में, ठीक है, सरल रेखा में गति करे,
जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करे तब वस्तु द्वारा की जाने वाली जो गति होती है वो सरल आवर्त गति कहलाती है। इसमें वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उस वस्तु की जो गति होती है उसमें जो विस्थापन होता है उसके ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। ये बात याद रखना। तब भैया आपकी जो गति होगी वो कैसी होगी, आपकी सरल आवर्त गति होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो किसी वस्तु सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु में जब वह बल, ठीक है, सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है वह प्रत्यानयन बल कहलाता है। चलिए बात करते हैं अविरतता सिद्धांत क्या होता है। तो किसी अनुप्रस्थ नली, ठीक है, अनुप्रस्थ काट की नली का जो क्षेत्र जो उसमें बहने वाले द्रव का जो वेग होगा वो भैया क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो कुछ इस प्रकार का होता है भैया, यानी कि मैं ये अविरतता सिद्धांत लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि जो B होगा वो आपका भैया क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा अविरतता सिद्धांत से। अब दो स्थान, क्योंकि नली होगी तो भैया दो स्थान होंगे, जैसे मोटर का पाइप या कोई भी पाइप ले लीजिए आप नॉर्मल, तो देखिए दो स्थान होंगे तो उन पर जो वेग होगा भैया यानी कि B1 और B2, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि A2 ऊपर रहेगा और आपका A1 नीचे रहेगा। तो जब ये आप कैलकुलेशन करोगे तो भैया दो स्थानों के लिए परस्पर क्या आएगा आपका, B1A1 बराबर B2 A2। ये होता है आपका अविरतता सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद हम बात करते हैं कि बर्नौली की प्रमेय तथा बहते द्रव की ऊर्जा का वर्णन करें। तो देखिए जो बर्नौली की जो प्रमेय होती है इसमें दोस्तों कुल ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो दूसरे सिरे पर भी कांस्टेंट रहता है, यानी उतना ही रहता है, ठीक है। और बहते द्रव में कितनी ऊर्जा होती है, मैंने बोला एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। बस हो गई आपकी बर्नौली की प्रमेय। लघु उत्तर ये प्रश्न था भैया, 3 नंबर में मिलेगा, 3 नंबर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सीमांत वेग क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु ईटा श्यानता गुणांक के माध्यम में b वेग से गिरती है तो क्या होता है कि वस्तु कुछ देर तक तो जिस वेग लगातार उसके वेग में वृद्धि होती है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब वस्तु इसका जो वेग होता है वो अधिकतम हो जाता है। तो जब अधिकतम हो जाता है तो वस्तु लगातार उसी वेग से नीचे गिरती है, जिसे सीमांत वेग कहा जाता है। तो सीमांत वेग की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, b बराबर 2/9, ठीक है, 2/9, ठीक है। उसके बाद r स्क्वायर जी स्मॉल वाला, ठीक है, और फिर होगा आपका रो माइनस सिग्मा, ठीक है, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये होता है आपका भैया सीमांत वेग का फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यार बात करते हैं कि श्यान बल के लिए स्टोक्स का सूत्र क्या होगा। तो मान लीजिए आर गोली की कोई त्रिज्या है जो ईटा श्यानता गुणांक के माध्यम में b वेग से गिरती है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। ये होता है आपका श्यानता गुणांक, मतलब यानी कि श्यान बल होता है स्टोक्स का, वो सूत्र है आपका लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं श्यान बल के लिए, ये हो गया जल का असामान्य प्रसार। देखिए जल का असामान्य प्रसार मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए ये यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस, और ये इससे ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप गर्म करोगे तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। आयतन जो होगा भैया घटेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब आयतन घटेगा तो भैया इसका घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात मैंने आपको बताई। और लेकिन जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से इसको आगे गर्म करेंगे तो क्या होगा भैया, आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। ये जल का असामान्य प्रसार होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीन का विस्थापन नियम, तो यानी कि किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य, ठीक है, किसी वस्तु से उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य, ठीक है, किसी वस्तु की तरंग दैर्ध्य जो होती है,
ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी वस्तु की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है भैया? परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परम ताप की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होगी वो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कि हम बात करें लैम्डा ये होता है 1/T। ठीक है, ये होता है आपका किसका नियम होता है भैया? बीन का विस्थापन नियम होता है। और यहाँ पे बीन नियतांक आ जाता है बी, जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। ठीक है, तो लैम्डा बराबर ये होगा आपका लैम्डा बराबर B/T। इससे रिलेटेड आपको इसके बाद चलिए दोस्तों, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखें। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में एक सिंपल सा अंतर है भैया, दो अंतर है मेरे पास, तो मैं दोनों बता रहा हूं आपको। सबसे पहला क्या होगा, जो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी इसमें जो तरंग के संचरण की दिशा होगी और माध्यम के कणों की जो कंपन की दिशा होगी वो एक दूसरे के लंबवत होगी। और वहीं अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी हम बात करें तो भैया ये क्या होती है, देखिए दोस्तों, जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, उनके लिए जो चाल का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? B बराबर √T/m। ठीक है, ये होता है B बराबर √T/m होता है दोस्तों। ये तो हो गया भैया आपकी अनुप्रस्थ तरंग के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो एक हो गया, लेकिन जो एक बात ध्यान रखना, ये हर माध्यम के लिए अप्लाई, अनुप्रस्थ तरंगे चाहे किसी भी माध्यम में हो उनके लिए सूत्र यही रहता है B बराबर √T/m। अगर प्रतिबल और घनत्व दे रखा है तो B बराबर √ प्रतिबल बटे घनत्व, ये सूत्र भी अप्लाई हो जाता है। लेकिन हमें अनुदैर्ध्य तरंग की अगर मैं अंतर बताऊं तो देखिए ये क्या होता है कि हर माध्यम में इनकी चाल बदल जाती है, इनकी चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनकी जो चाल होती है वो हर माध्यम में समान रहती है, ये बात याद रखना। तो ये अंतर है नॉर्मल, इनको याद रखना। उसके बाद बात करते हैं लॉपलॉस का संशोधन नियम क्या था दोस्तों। इसको हम बात करें तो इसको मैं नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो देखिए, न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने वायु में, ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल के लिए जो बताया था वो बताया था समतापी प्रक्रम। लेकिन जब इन्होंने संशोधन किया, लॉपलॉस नाम के वैज्ञानिक ने 100 वर्ष के बाद, तो इन्होंने बताया कि भैया ये तो रुद्धोष्म प्रक्रम है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में ये होता है कि जो आपका ऊष्मागतिक निकाय होता है और वातावरण होता है, इनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तो यही संशोधन नियम था। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने जो न्यूटन थे उन्होंने एक सूत्र माना था चाल का, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र था B बराबर, ये था आपका B बराबर ये था आपका P/D। ठीक है, P/D। अब P क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर को इन्होंने क्या किया भैया, प्रेशर को इन्होंने डिनोट कर दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा, यानी कि इन्होंने कोई और श्यानता, इन्होंने गुणांक ही चेंज कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो संशोधन नियम के बाद इन्होंने जो सूत्र दिया था भैया चाल का, वो कुछ इस प्रकार से था। तो यही आपको इतना ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी कि इस प्रकार से सूत्र इन्होंने दिया था, ये P है आपका, ठीक है, ये P है और ये, ठीक है, ये इस प्रकार से इन्होंने सूत्र दिया था। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। ये जो D है भैया घनत्व है, यानी कि डेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गए इसके 10 क्वेश्चन भैया, बहुत आराम से। चलिए, समतल प्रगामी तरंग तथा अप्रगामी तरंग क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, समतल प्रगामी तरंगे क्या होती हैं? तो वे तरंगे, ठीक है, वे तरंगे जिनमें क्या होगा, मान लीजिए कोई तरंग है, उसके जो कण हैं वो लगातार समान कला में कंपन करते रहें, तो इनसे जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो समतल प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, समतल प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। अब यहीं हम अप्रगामी तरंगों की बात करें तो दोस्तों, जो अप्रगामी तरंगों की जो होती हैं वो क्या होती हैं, जब दो समतल प्रगामी तरंगों को बंद माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, बंद माध्यम में दो समतल प्रगामी तरंगों को रख दें तो वो क्या करती हैं कि भैया एक दूसरे के जब वो अध्यारोपण करती हैं तो उनसे जो तरंगों का निर्माण होता है वो कौन सी कहलाती हैं? आपकी अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। अब इनका समीकरण है भैया, तो देखिए दोनों का नहीं लिखना है आपको, समतल प्रगामी तरंगों का समीकरण लिखना है। और ये प्लस एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष, माइनस वाई एक्स और प्लस वाई एक्स, इनके लिए अलग अलग होता है। तो मैं एक बता रहा हूं, तो एक से ही आपको आंकड़ा लग जाएगा कि किस तरीके का होगा। मान लीजिए मैं प्लस एक्स अक्ष के लिए लिख रहा हूं, तो एक्स जो होगा वो वाई अक्ष के समांतर होता है, ये बात ध्यान रखना। तो भैया वाई करके इसका समीकरण बनेगा, तो वाई बराबर इसका जो समीकरण होगा वो होगा ए साइन, ठीक है, ए साइन 2 पाई
ठीक है, ये हो गया। फिर इसके आगे स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ये होगा भैया आपका समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। आई होप कि आप समझ गए। ये बटे में नहीं है, ये इसकी गुणा में ही है, यहीं पर है, ठीक है, ये यहीं पर है गुणा में इसकी। ये समतल प्रगामी तरंग, ये प्लस एक्स अक्ष के लिए है। अब हम माइनस एक्स अक्ष के लिए लिखवाएगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये प्लस हो जाएगा। माइनस के लिए ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो बाई अक्ष की समीकरण बनेगी वो भैया किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पे बाई हो जाएगा केवल, और यहाँ बाई है, यहाँ एक्स हो जाएगा। बस सिंपल सा चेंज है यार, कॉमन सेंस करना है, बस बात खत्म। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बर्नौली के प्रमेय का निगमन करना। दोस्तों अब मैंने इसको बता रखा है बहुत अच्छी तरीके से, तो आई होप कि आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इनको सॉल्व कराने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं एक संबंध, इनको ये वाला संबंध मैं बता देता हूँ, जो प्रगामी तरंग का ये वाला संबंध है, ये मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। चलिए जो है बताने लायक वो बता देता हूँ। तो प्रगामी तरंग के कालांतर तथा पथांतर में संबंध जो होता है वो होता है डेल्टा फाई बराबर, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स जो होता है ये आपका पथांतर होता है, और भैया यहाँ पे जो डेल्टा फाई होता है ये आपका क्या होता है, कालांतर होता है, यानी कि कला कोण होता है ये, ठीक है आपका। चलिए ये हो गया आपका। चलिए अनुदैर्ध्य तरंग के लिए न्यूटन की चाल के जो भी सूत्र थे प्रत्येक माध्यम में अलग अलग थे भैया, तो प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग सूत्र हमें लिखने होंगे, तो वही यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब सूत्र क्या होता है, चलिए एक दो बता देता हूँ। तो पहला होता है भैया आपका बी बराबर अंडर रूट बाई अपॉन डी, जो कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम आयतन यानी कि जल वाले की बात करते हैं। तो देखिए जल के लिए क्या होता है भैया, ये आपका बी बराबर कैपिटल बी, ठीक है, अंडर रूट कैपिटल बी अपॉन डी होता है, ये दूसरा माध्यम हो गया, यानी कि जल वाले माध्यम के लिए आयतन वाले की बात कर रहा है यहाँ पे। अब एक आता है लास्ट हमारा, जो कि गैसों के लिए होता है, यानी कि ठोस द्रव गैस, 3 तरीके से होता है, ठीक है। ठोस के लिए वो मैंने पहले वाला बताया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला, वो लगेगा, यानी कि तीनों माध्यम में अलग अलग होती है। तो चलिए तीसरा भी मैं आपको बता ही देता हूँ, बी बराबर होता है आपका अंडर रूट पी अपॉन डी। लेकिन दोस्तों ये किसके अनुसार होता है, न्यूटन के अनुसार होता है, और लॉप्लास के अनुसार मैंने आपको बताया भी था अभी क्या होता है, तो ये अब होते हैं। उसके बाद हमें देखिए स्प्रिंग से लटके पिंड की जो भी है भैया, ये सूत्र है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इसका निगमन करना है। और है सीपी का मान सीबी से बड़ा क्यों होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है भैया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सीपी बराबर क्या होता है, डेल्टा, ध्यान दीजिए सीपी बराबर क्या होता है, ये इससे पहले हमें लिखना होगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है भैया। सीपी का मान सीबी से बड़ा क्यों होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सीपी का मान सीबी से बड़ा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा कि डेल्टा यू बराबर, ठीक है, प्लस होगा पी डेल्टा बी। अब डेल्टा बी जो होता है वो आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन जब ये तो अभी क्या था, ये स्थिर दाब पर है, ये स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि स्थिर आयतन, जब स्थिर आयतन स्थिर हो जाएगा तो यार आयतन में परिवर्तन की दर 0 हो जाएगी, तो ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू बच जाएगा भैया। क्या बचेगा, एम डेल्टा टी, ठीक है, एम डेल्टा टी। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी भैया, किसमें, जब आयतन स्थिर होगा। जब आयतन स्थिर होगा तो भैया ये वैल्यू 0 हो गई, तो भैया ऑब्वियसली वैल्यू कम आएगी इसकी, इसीलिए सीपी का मान सीबी से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, ठोसों के ऊष्मीय प्रसार का वर्णन करो। तो देखिए दोस्तों, जब हम ठोस को गर्म करेंगे, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो उसके अणु फैलने लगते हैं, जिसे ठोस का ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। ये आपका 3 प्रकार का होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रकार आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेग प्रवणता क्या है। वेग प्रवणता यानी कि द्रव्य की 2 परतों के बीच की दूरी के, ठीक है, द्रव्य के 2 परतों के बीच की दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आपकी वेग प्रवणता कहलाती है। यानी कि बी बराबर ए इंटू पॉइंट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बी, ये होता है भैया आपका क्या, वेग प्रवणता होती है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और यही था, तो इतना आप कर लीजिएगा। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, एंड गुड लक फॉर एग्जाम।